तो गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि क्लास 10 पार्ट 2 इकोनॉमिक्स का हमारा पिछला वीडियो जो आया था वह था इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अभी हमारा सेकेंड चैप्टर है जो इकोनॉमिक्स का राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि चैप्टर 2 का ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, पार्ट 2 का इकोनॉमिक्स के राज्य एवं राष्ट्र की आय का दूसरा चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिना देर क्या करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, चलिए ध्यान देंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जिसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हम लोग जीडीपी से सूचित करते हैं, जीडीपी। तो वही सकल का मतलब कुल होता है। तो कुल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, यानी जो हम लोग का घरेलू उत्पाद में विदेशी को नहीं जोड़ा जाता, यानी बाहरी इनकम को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, भारत के अंतर्गत ही। तो इसमें सबसे अधिक है तृतीय क्षेत्र का योगदान। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान नहीं है। देखिए, लोग अधिक कार्य करते हैं लेकिन इससे इनकम प्राप्त नहीं होता है। द्वितीय क्षेत्र भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो तृतीय क्षेत्र को। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग, सेवा क्षेत्र। सकल घरेलू उत्पाद का इंग्लिश होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जिसका शॉर्टकट होता है जीडीपी। तो वही कह रहा है कि जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो तृतीय क्षेत्र का, यानी सेवा क्षेत्र का, प्राथमिक और द्वितीय का नहीं, यानी कृषि और औद्योगिक का नहीं। तो क्या होगा, पहला का आंसर क्या होगा हम लोग का, सी। पहला का क्या होगा, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, बहुत हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है। मूल्य ह्रास के मतलब कमी। जैसे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देंगे हम आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि हमारी इनकम 10 रुपया हो, कितना हो, 10 रुपया, और उसमें से 5 रुपया खर्च हो जाए। ठीक है, कितना रुपया खर्च हो जाए, 5 रुपया। तो अब हमारा जो शुद्ध बचत होगा, यानी बचेगा जो कितना रुपया, 5। ठीक है, तो अब इसमें शॉर्टकट में दिया होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। देखिए उसमें क्या होता है कि कुछ खर्च भी होता है, बचत भी होता है। तो ये हमें क्या रहता है कि मूल्य ह्रास वाला मान शामिल नहीं होता है, यानी इसमें क्या होगा कि मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं होता है। ठीक है, होता है इसमें जीडीपी में मूल्य ह्रास का मान शामिल होता है। जब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नहीं होता है, तो हम लोग को खोजना है कि जोना में ना होता हो। तो जीडीपी में होता है, क्योंकि उसमें सकल घरेलू उत्पाद में खर्च भी लगता है। तो वही कह रहा है कि मूल्य ह्रास का मान शामिल, अगर ये होता है तो ये हो जाता है। फिर कह रहा है कि जीएनपी, यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी जो कि क्या होता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें भी मूल्य ह्रास शामिल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उत्पादन होगा और उसका खर्च वाला भी होता है। अब दिया है कि एनएनपी, एनएनपी का फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, इसका हिंदी होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ध्यान दीजिए, नेट से शुद्ध, नेशनल से राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। ठीक है, तो अब इसी में कह रहा है कि इसमें मूल्य ह्रास शामिल होता है कि नहीं, तो इसमें नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ काट उठ के, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वो में खर्च वर्च काट के, तो ये में मूल्य ह्रास शामिल
नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि शामिल ना होगा, क्योंकि सब चीज काट कोट के आया है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, खरच वरच काट दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा का क्या होगा, एनएनपी, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। बाकी है सब ना होगा, ठीक है। तो दूसरा का क्या होगा, सी। दूसरा का क्या होगा आंसर, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक हल्का सवाल है, तीसरा। आप लोग जन्म करते हैं सब हल्के हैं हमारे लिए, ठीक है, आपके लिए भी बना देंगे एकदम हल्का। कह रहा है कि निम्न में से किस में मूल्य ह्रास शामिल है, ठीक है, यानी मूल्य ह्रास शामिल है, यानी कमी इसमें कोना में है, ठीक है। देखिए मूल्य ह्रास का मान शामिल है, मूल्य ह्रास शामिल, दोनों में अंतर होता है। देखिए जीडीपी में क्या है, ठीक है, जीडीपी में होता है कि मान जो पूछ रहा था, अब में मूल्य ह्रास शामिल है, ठीक है। तो इसके अनुसार क्या होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी, एनडीपी वाला क्या है, निम्न में से किसमें मूल्य ह्रास शामिल है, एनडीपी वाला कौन, इनमें से सभी। ये तीसरा क्वेश्चन डाउट लग रहा है हमें ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन डाउट लग रहा है, इसको हम देख लेंगे, आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन के अनुसार नहीं पता चल रहा है, मूल्य ह्रास शामिल है, इसमें शामिल रहता है तो जीडीपी में तो शामिल है, एनएनपी में शामिल नहीं है, लेकिन एनडीपी जो दे दिया गया है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तीसरा का हम जो कि तीसरा का आप लोग कमेंट करिएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन कुछ गलती लग रहा है हम, ठीक है, वो हमको, तो इसका हम नहीं बता पाएंगे, आगे चलेंगे, आप लोग को बुझाएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है कि 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए 1949 में जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस, ठीक है, यही थे। दादा भाई नौरोजी नहीं थे, एमएस स्वामीनाथन नहीं थे, साइमन कुजनेर्स भी नहीं थे। तो 1949 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पीसी महालनोबिस। चौथा का क्या होगा जी, ए। चौथा का क्या होगा, ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, चौथा का क्या होगा, ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है, पांचवा क्वेश्चन है कि आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है। देखिए आय और उपभोग का अंतर, ठीक है, क्योंकि बचत कहलाता है, बचत बराबर सूत्र होता है कि आय माइनस उपभोग, आय माइनस उपभोग। आय किसे कहते हैं, यानी इनकम किसे कहते हैं, इनकम, ठीक है। तो इनकम क्या कहलाता है कि जब कोई व्यक्ति कोई शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, ठीक है, तो उसके बदले में उसे जो कुछ भी मिलता है, ठीक है, उसी को उस व्यक्ति का क्या कहलाता है, आय। और उपभोग क्या कहलाता है कि जब किसी व्यक्ति की कुल आय जो होगी और उसमें जो भी चालू वस्तुएं पर खर्च करेगा, वह उसका क्या कहलाता है, उपभोग कहलाता है। तो बचत यानी सेविंग कहते हैं जिसको, ठीक है। तो बचत बराबर होता है आय माइनस उपभोग। तो इसमें दिया है कि आय और उपभोग का अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। तो आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, तो बचत कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, बचत। तो पांचवा का क्या होगा, बी। पांचवा का क्या होगा, बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, 6 क्वेश्चन। 6 जो क्वेश्चन कह रहे कि चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे। चक्रीय का मतलब घूमने वाला। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अनेक प्रकार के प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से सबसे संबंधित होती है। तो वही में कह रहा है चक्रीय प्रवाह यानी घूमने वाला। कह रहा है कि उत्पादन, आय, व्यय, ठीक है, इनमें से सभी। उत्पादन, चक्रीय प्रवाह का मतलब किसी वस्तु का उत्पादन होगा तो अबे उससे क्या होगा,
आय प्राप्त होगा। आय अगर उसको उत्पादन करने में तो व्यय यानी खर्च लगा होगा, व्यय का मतलब क्या होता है खर्च। तो ये सभी एगो चक्रीय प्रवाह है। अगर किसी वस्तु को उत्पादन करना है तो खर्च लगेगा और उत्पादन होगा तभी आय प्राप्त होगा। तो ये तीनों चीज जो कि 6 का क्या होगा, ये तीनों शामिल है। तो इनमें से सभी, डी का क्या होगा, इनमें से सभी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 6 का क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है, 7वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है। देखिए राष्ट्रीय आय को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है, जिसको शॉर्टकट में NI से सूचित किया जाता है, ठीक है, नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि किसी देश की एक वर्ष के समय में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ऐसे तो देखिए हम पढ़ाते समय बहुत कम ही खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी हो जाते हैं। देखिए तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, यानी मौद्रिक मतलब वही रुपया वाला मूल्य, ठीक है। पारिवारिक आय नहीं, केवल पारिवारिक आय में तो वो ना होगा, सार्वजनिक उपकरण सरकार के इस सब में ना होगा। तो इसका क्या होगा, डी, कि किसी अर्थव्यवस्था की सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय यानी नेशनल इनकम कहते हैं। इसे शॉर्टकट में किससे सूचित किया जाता है, तो NI से। तो 7वां के क्या होगा, डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, कह रहे कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, यानी 2008-9 के अनुसार बुक में दिया है, अभी तो चल रहा है 2025, 8-9 के अनुसार 25,494 थी, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय दिया है ऑप्शन में। इसमें है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 25,494 रुपये थी औसत प्रति व्यक्ति आय। करेक्ट नहीं पता होता है औसत में। तो देखिए 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो 25,494, 25,494। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। 9 क्वेश्चन है, कह रहा कि फूट डालो और राज करो, चाहे कबो कबो आ जाता है कि शासन करो, शासन करो का नीति अपनाई थी। किसने अपनाया था, देखिए जब अंग्रेज लोग आए थे हमारे भारत देश में तो हिंदू और मुसलमान के बीच में चाहते थे कि जब तक से फूट डाले रहेंगे तब तक से हम शासन करेंगे। तो ये अंग्रेजे लोग नारा दिए थे कि फूट डालो और शासन करो, ठीक है। तो ये किसका था, अंग्रेजों ने, ये अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी, ये सब लोग नहीं, अंग्रेज लोग का ही नारा था कि फूट डालो और शासन करो। तो 9 का क्या होगा, 9 का ए, 9 का क्या होगा, ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 10वां, एकदम हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एगो समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रितवादी, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में पाई जाती है, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था चीन में पाई जाती है, पूंजीवादी अमेरिका में और मिश्रितवादी भारत, पाकिस्तान, नेपाल में। तो बताइए अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, 10 का क्या होगा, बी। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान। देखिए जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ था, 1947 में, यानी 1947 ईस्वी में जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या हुआ। ऑप्शन में दिया है कि बढ़ गया, कि स्थिर है, कि घटता गया, कि और बी दोनों। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र के मतलब कृषि क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र। तो जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ
तो इस क्षेत्र में क्या हुआ कि दिन प्रतिदिन आज के समय में क्योंकि घटता जा रहा है, घट रहा है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की संख्या अधिक हो रही है और भूमि वही है, ठीक है। उस टाइम फिलहाल के नहीं कह सकते, अभी तक से देखना होगा तो इसका घटता गया क्योंकि घट रहा है। कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, घट रहा है। और सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 11 का सी, 11 का क्या होगा, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, ठीक है, जो कह रहे कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आप लोग जानते हैं बिहार में कौन जिला है। बिहार में कुल जिले की संख्या क्या है, 38। इन 38 में यानी 38 जिलों में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किसकी है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति के आय पर, ठीक है। तो पटना की सबसे अधिक है, गया, शिवहर, नालंदा नहीं होगा। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो पटना जिला के। कहाँ की, पटना जिला के। तो 12 का क्या होगा जी, ए, 12 का क्या होगा, ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 13 एक हल्का सवाल है, कह रहा है कि श्रम का परिश्रमिक क्या कहलाता है। श्रम, श्रम के मतलब मजदूरी, यानी मजदूरी के द्वारा परिश्रम करेंगे तो क्या कहलाएगा, ब्याज नहीं, मजदूरी के द्वारा ब्याज थोड़ी मिलेगा, लगान भी नहीं मिलेगा, लाभ भी नहीं, हाँ मजदूरी, ठीक है। श्रम यानी आप मेहनत करिएगा तो मेहनत का परिश्रमिक क्या कहलाता है, मजदूरी। 13 का क्या होगा, डी, 13 का क्या होगा, डी। चलिए 13 का क्या होगा, डी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 14 क्वेश्चन एक हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि पूंजी का परिश्रमिक क्या कहलाता है। पूंजी का यानी कोई पूंजी लगा दिया रहता है तो उससे उसको क्या प्राप्त होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि लाभ, हानि, ब्याज, वेतन। देखिए जब वो पूंजी लगा दिया रहता है तो उससे ब्याज प्राप्त होता है, उससे क्या प्राप्त करता है, वह ब्याज प्राप्त होता है, पूंजी लगाया रहता है। तो 14 का क्या होगा, सी। 14 का क्या होगा, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 15 एक हल्का सवाल है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है, यानी यह किसने कहा था, ठीक है। तो एगो रैगनर नरकस थे ऑप्शन में, हाँ ये बोले थे कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। प्रोफेसर पिगू, मार्शल नहीं, जॉन माउंट नहीं। तो 15 का क्या होगा, सी, कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसने कहा था, तो रैगनर नरकस। 15 का क्या होगा, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है, यानी जो विकसित राज्य है उसमें क्या सबसे ऊपर होता है, पूंजी निर्माण दर नहीं, प्रति व्यक्ति आय, वस्तुओं का मूल्य। इनमें से देखिए किसी भी, अगर हम आप लोग को एग्जाम्पल बताएं कि अगर कोनो परिवार के आय, अगर परिवार वह उच्च स्तर पर हो यानी बहुत रिच हो, एकदम बढ़िया से खान पान बढ़िया हो, सब चीज़ अच्छा खासा चलता हो, तो उसका प्रति व्यक्ति आय अच्छा होगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय ठीक रहेगा तबे उस घर के सभी लोग, ठीक है, क्या होंगे कि प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ही अपनी सारी जो कि इच्छाएं होती है वो पूरा कर सकते हैं। तो वहीं कह रहा है कि विकसित राज्यों में ऊंची होती है, जो राज्य विकसित होते हैं उसमें क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय ऊंचा होता है, तभी वो अपनी हर एक इच्छाएं पूरी करते हैं। ये ना कि किसी परिवार में एगो लोग कमा रहे हैं अब बाकी लोग ना कमाएंगे ना तो उनका ऊंचा रहेगा परिवार, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी क्या होगी कि ना पूरी होगी, उनकी इच्छाएं हर एक पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो 16 का क्या होगा, बी। 16 का क्या होगा, बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 17 क्वेश्चन एक हल्का सवाल है। 17 है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष था, यानी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब और किसने लगाया था, तो 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये भारतीय व्यक्ति थे। उस टाइम बताए थे कि भारत के प्रति व्यक्ति कितनी रुपया है, 20 रुपया है। तो चलिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान का वर्ष था तो 1868 ईस्वी में कौन लगाए थे, दादा भाई नौरोजी। तो क्या होगा, 17 का सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फास्ट। कह रहे हैं 18 क्वेश्चन, 18 बहुत हल्का सवाल है एकदम, कि भारत का सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, जैसे कि बताए हैं पीछे
कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाया था? 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी लगाए थे। ठीक है, इन्होंने उस टाइम बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी रुपये थी? 20 रुपया, जो कि आज नहीं है। ठीक है, तो 18 का क्या होगा? डी है ना, होगा तीनों। ठीक है, तो भारत का सर्वप्रथम अनुमानित राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 20 रुपया। कौन बताए थे? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, यही वह बताए थे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी रुपया है? कितनी रुपया है? तो 20 रुपये। कब बताए थे? तो 1868 ईस्वी में बताए थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 18 का क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है 19, एक बहुत हल्का सवाल है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? जैसे कि आप लोग को पीछे बताए हैं कि अगर सबसे अधिक पूछे, सबसे अधिक, तो सबसे अधिक पूछे तो पटना के, और सबसे कम पूछे तो शिवहर के, सबसे कम पूछे तो शिवहर के। आप लोग जानते हैं कि बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 38। तो वही बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर की। नालंदा, रोहतास, सिवान की नहीं। 19 का क्या होगा? डी। 19 का क्या होगा जी? डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, 20 क्वेश्चन का कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर यानी एकदम दिखाई देने वाला, कर के मतलब टैक्स, कर के मतलब क्या होता है? टैक्स। तो आय कर पर यानी आय पर सीधे दिखाई देता है कि आपका इतना इनकम होगा तो ये होगा। तो 20 का क्या होगा? ए। 20 का क्या होगा? ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 21 क्वेश्चन है जो बहुत हल्का सवाल है। देखिए पीछे बताए हैं, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? बताए ना कि 1868 ईस्वी में लगाए थे। उस टाइम क रुपया बताए थे प्रति व्यक्ति आय? तो 20 रुपया। तो कब लगाए थे? 1868 ईस्वी में। उस टाइम प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताए थे? 20 रुपया। ये सब ना होगा। ठीक है, तो 21 का क्या होगा? ए। 21 का क्या होगा? ए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, 22। कह रहा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बिहार का जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? तो कृषि है। क्या है? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में कहा दिया निर्माण नहीं, परिवहन नहीं, व्यापार नहीं, तो क्या होगा? कृषि। क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक, ऐसे तो पशुपालन, मछली पालन आता है किसमें? प्राथमिक के क्षेत्र में, लेकिन सबसे मुख्य अंग है, मुख्य का मतलब एकदम प्रमुख, तो क्या है? कृषि। तो क्या होगा? 22 का क्या होगा? बी। 22 का क्या होगा? बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है, 23 कह रहा है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए अभी तक से पूछ रहा था बिहार के जिला का पूछ रहा था, अब कह रहा है कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो गोवा की सबसे अधिक है। कहाँ की है? गोवा की। बाकी इन लोगों का, बिहार का तो सबसे कम है। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो बिहार की। किसकी होगी? बिहार की। अगर ऐसे आ जाए कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? बिहार की। ठीक है, सबसे कम पूछ दे, सबसे कम, तो कौन होगा? बिहार। क्या होगा? बिहार। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 24 कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष, वित्तीय का मतलब होता है रुपया पैसा से संबंधित। किससे संबंधित? रुपया पैसा से संबंधित, इना की बीता हुआ। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। ये सब ना होगा। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जो 25 है। 25 का कर रहा है 25 कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखिए भारत में राष्ट्रीय यानी नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहते हैं। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO से सूचित किया जाता है। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, स्टैटिस्टिकल का मतलब सांख्यिकी, ऑर्गेनाइजेशन के मतलब संगठन। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी, यानी
1954 में, सॉरी 1954 में यानी 1954 ईस्वी में की गई थी। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, तो 25 का क्या होगा ए, यानी भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1954 में, 1954 में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो 25 का क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है 26, जो कि एकदम हल्का सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? वही दादा भाई नौरोजी। कब लगाए थे? तो 1868 ईस्वी में। ये कब लगाए थे? तो 1868 ईस्वी में, 1868। ठीक है, ये सब ना होगा। तो बताइए भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी। कब लगाए थे? 1868 में, यानी 1868 ईस्वी में। उस टाइम भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना रुपये बताए थे? 20 रुपये। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 27 है, जो बहुत हल्का सवाल है। कह रहा है कि निम्न में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? रहन सहन के स्तर, देखिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम अपने पे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे रहन सहन खान पान को प्रभावित क्या करेगा? तो हमारी आय, तो प्रति व्यक्ति आय। अभी ना कि कमाएगा कोई और, मान लीजिए परिवार में कोई और कमाता हो और हमको तो उतना देंगे नहीं, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय यानी हमारी जो इनकम होगी वही हमारे रहन सहन को प्रभावित करेगा, चाहे हमारी हो, हमारे पिताजी को, भैया को, जो भी हो, क्योंकि वही काम आएगा। ठीक है, तो कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। अब राष्ट्रीय आय, राजकीय आय से उससे तो बहुत सारे लोगों की इनकम अधिक है, लेकिन वो थोड़े हमको प्रभावित करेगा रहन सहन। दूसरा कोई व्यक्ति थोड़े देश, थोड़े क्या होगा कि देश के लोगों को अधिक इनकम होगा, तो उससे जो कि हमको तो उतना ना रहन सहन प्रभावित करेगा। तो क्या होगा कि निम्न में कौन हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। तो क्या होगा? सी। 27 का क्या होगा? सी। 27 का क्या होगा? सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 28 का क्या रहा है? देखिए आ गया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको CSO से सूचित किया जाता है। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? जो राष्ट्रीय आय की क्या करता है? गणना करता है। तो 1954 ईस्वी में, 1954। ठीक है, 1954। तो 28 का क्या होगा? बी, 1954। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 28 का क्या होगा? बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो 29 है। क्या कह रहे हैं? 29 क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? क्या कह रहे हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सकल घरेलू उत्पाद का इंग्लिश होता है, जैसा कि बताए हैं आप लोगों को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कुल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र। तो 29 का क्या होगा? सी। सकल घरेलू, 29 का क्या होगा कि सी। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र के। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 29 का क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है 30। कह रहा कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? कह रहा कि गरीबी एगो कुचक्र है, नहीं आपस में, जो कि क्या गरीबी को कुचक्र का धारणा कहा था। किसने कहा था? तो एगो रैगनर नरकस थे, दिया है ऑप्शन में, हाँ रैगनर नरकस थे वही जो कि गरीबी को कुचक्र का धारणा दिए थे, यानी खराब चक्र का धारणा दिए थे। गरीबी को जन्म देती है, गरीबी के कुचक्र का धारणा कहे थे। तो क्या हो गया? 30 का क्या हुआ? डी। 30 का क्या होगा? डी। आगे हम लोग चलेंगे। अब क्वेश्चन है, तो चलिए इस चैप्टर में कितना है कि 30 को ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी डाउट हुआ होगा तो आप लोग बताइएगा। एक जो कि तीसरा कि दूसरा क्वेश्चन जो कि शायद गलत मिस्टेक टाइपिंग हुई उसको देख लेंगे, हम बता देंगे। ठीक है, आप लोग उसका कमेंट करिएगा। और हाँ देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग को कोई भी क्वेश्चन डाउट लगे आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछिए, कमेंट देखेंगे तो हम बताएंगे। ठीक है, तो अब आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया होगा तो कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कौन क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है, उसको हम क्या करेंगे, कमेंट के द्वारा समझाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग आगे बता रहे हैं कि क्या आएगा अगला वीडियो हमारा।
तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाठ 2 का राज्य एवं राष्ट्र किया है। अब हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो चैप्टर 3 का इकोनॉमिक्स का ही आएगा, चैप्टर 3 का इकाई 3, ठीक है, इकाई 3 आएगा, मुद्रा बचत एवं साख, उसका आएगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।